हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके चलेंगे आपका एक नया टॉपिक, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस इन स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितना भी आप एडवांस स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको क्या है, चार डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस का यूज करना पड़ता है। उन्हीं प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग हम पूरी स्टीरियो को आगे वो मूव कराते हैं। तो आपको प्रोजेक्शंस इन स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं उनको आपको कैसे प्रोजेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, इन सारी चीजों को डिफाइन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो हम वेरियस टाइप के प्रोजेक्शन हम प्रपोज कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी हमारे कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3D स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को 2 डायमेंशन में हम कैसे डिपिक्ट कर सकें कि हमको ये भी लगे कि वो क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। 3D का हमको क्या है, वहां पर क्या है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी दिख सके और डिपिक्ट करना है 2D में। ठीक है, तो वही आपका जो तरीका होता है उनको कहा जाता है कि आपका प्रोजेक्शंस इन स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोई पूछता है कि आपका जो वेरियस टाइप के प्रोजेक्शंस आप प्रपोज करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, वो क्यों किया जाता है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शंस का काम है कंपाउंड्स के 3D स्ट्रक्चर्स को क्या है, इजीएस्ट वे में 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का या डिपिक्ट करने का जो तरीका होता है, उन तरीकों के लिए हम प्रोजेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला 4 टाइप के प्रोजेक्शन में से पहला आता है आपका फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन। ठीक है, फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन को ही कोई वेज एंड डैश प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसी को। ठीक है, फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन, और इसी का दूसरा नाम होता है वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन, सबका टारगेट तो आपको समझ रहा है ना, 3D स्ट्रक्चर्स को 2D में कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं उसका तरीका है फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन। ये सभी प्रोजेक्शंस का काम ही वही है, 3D स्ट्रक्चर को 2D में डिपिक्ट कैसे किया जाए इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, कंपाउंड्स को मैं कहीं पर भी आपका एक कोई टेट्राहेड्रल कार्बन सेंटर है तो वहां पर 4 बॉन्ड होंगे, टेट्राहेड्रल है तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड आपका इन प्लेन होंगे, एक होगा आपका आउट ऑफ प्लेन बॉन्ड और एक होगा आपका बैक साइड ऑफ प्लेन। ठीक है ना, ये ऐसे लिखा है इसको। तो देखिए फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन 3 टाइप के बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से या लाइंस के कॉम्बिनेशन से डिपिक्ट किया जाता है। पहला आपका क्या होगा, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइंस ये हो गए जो मैं ऐसे डिपिक्ट किया हूं। ठीक है, नॉर्मल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे इन प्लेन बॉन्ड। ठीक है, जो प्लेन में है, जैसे आपका ये एक्स वाई प्लेन हुआ, जैसे सपोज इसको एक्स एक्सेस माने, इसको वाई एक्सेस माने, तो ये आपका एक 2 डायमेंशनल प्लेन हुआ, क्या है, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं इसको आप। तो आपका जो प्लेन है उसमें आपका क्या है, जो नॉर्मल लाइन है उनको प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा या ये कह सकते हैं जो 2 बॉन्ड प्लेन में है उनको आप नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक बॉन्ड होता है प्लेन से आगे, एक बॉन्ड होगा प्लेन से पीछे को। तो आपका सॉलिड वेज, सॉलिड वेज इंडिकेट करता है बॉन्ड आउटसाइड ऑफ द प्लेन, जो आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है वहां से आउटसाइड की ओर को जो बॉन्ड होगा, या बॉन्ड टुवर्ड द व्यूअर कह सकते हैं उसको। सॉलिड वेज क्या होगा, बॉन्ड टुवर्ड द व्यूअर। ये तो आपको प्लेन में है, एक प्लेन से आगे होगा टुवर्ड द व्यूअर, व्यूअर आगे से देखेगा ना, और एक प्लेन के पीछे होगा तो आप उसको कहते हैं ब्रोकन वेज। ब्रोकन वेज दैट विल रिप्रेजेंट द बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर। अवे फ्रॉम द व्यूअर मतलब प्लेन से पीछे है तो व्यूअर से दूर है काफी। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर बैक साइड बॉन्ड या ब्रोकन वेज, और टुवर्ड द व्यूअर सॉलिड वेज, और इन प्लेन बॉन्ड बिल्कुल नॉर्मल लाइन के थ्रू आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन। देन उसके बाद आप दूसरे प्रोजेक्शन में आते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ये इजी प्रोजेक्शन होता है फिशर प्रोजेक्शन, इसलिए इसका आप मैक्सिमम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिशर प्रोजेक्शन का भी मेन तो आप
पर्पस समझ रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर्स को 2D में कैसे डिपिक्ट किया जाए उसका एक वे आपका जो फिशर ने प्रपोज किया उसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। ये कहता है कि आपका कंपाउंड्स को फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस के क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक कार्बन सेंटर है, ठीक है, जहां से आपके नॉर्मल जो आपके लाइंस हैं जिसको हम कहते हैं इन प्लेन बॉन्ड, सॉलिड वेज, ब्रोकन वेज, ठीक है ना। तो आपका एक ही कार्बन सेंटर है, तो एक कार्बन सेंटर होगा तो आपका क्या होगा, जो इन प्लेन बॉन्ड होंगे वो वर्टिकल होगा, एक कार्बन सेंटर तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें सॉलिड और ब्रोकन वेज में से एक राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। सपोज आपने ए बी सी डी इस तरह से आपने यहां फ्लाइंग एंड वेज प्रोजेक्शन बना रखा है, तो ए ऊपर रहेगा और डी नीचे। ये आप तय कर लेंगे कि आपका वर्टिकल लाइन में केवल इन प्लेन बॉन्ड ही सिचुएटेड होगा, ठीक है। देन उसके बाद दो इन प्लेन बॉन्ड का फेस जहां को ओपन हो रहा है आपका, ये दो इन प्लेन बॉन्ड का फेस यहां को ओपन हो रहा है, तो इस साइड को आप सॉलिड वेज सी और बी आपका दूसरी साइड होगा ब्रोकन वेज, ठीक है ना। इतना आ जाएगा ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन प्लेन बॉन्ड वर्टिकल होंगे और इन प्लेन बॉन्ड का फेस जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर को आपका ओपन हो रहा है, लेफ्ट या राइट साइड में से, तो उस साइड को सॉलिड वेज जाएगा, तो सी चले गया, दूसरा साला ये आपका कहां चले जाएगा, ये जो अपोजिट साइड चले जाएगा, ठीक है ना। देन थर्ड प्रोजेक्शन इज द कौन सा, तीसरे प्रोजेक्शन में आता है, देखिए। अब फिशर प्रोजेक्शन के अंदर कुछ रूल्स भी आते हैं। एक चीज आप इसको भी थोड़ा सा क्या है क्लियर कर लें कि ये कहता है ऑलवेज फिशर प्रोजेक्शन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये कहता है कि आपका फिशर प्रोजेक्शन में सपोज आपका एक CHO है टर्मिनल और एक CH2 या CH3 टर्मिनल है, तो मोर ऑक्सीडाइज जो होगा, मतलब बड़ा फंक्शनल जो होगा, वो टॉप ऑफ द वर्टिकल होना चाहिए, लेस ऑक्सीडाइज बॉटम ऑफ द वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। कभी CH3 पर CHO नीचे नहीं होना चाहिए आपका प्रोजेक्शन के अंदर। मोर ऑक्सीडाइज ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन एंड लेस ऑक्सीडाइज ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन। देन अगला ये कहता है कि जो क्रॉस सेक्शन है वो कार्बन सेंटर को इंडिकेट करता है आपका फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे सिंबल नहीं लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन से इंडिकेट हो जाएगा कि वो एक कार्बन सेंटर है आपका, ठीक है। देन अगला ये कहता है कि फिशर प्रोजेक्शन में इस चीज को जरा एक एग्जांपल से कर लेते हैं। CHO, ClH एंड CH3 है सपोज, ठीक हो गया। इसका फिलहाल हम RS नॉमेनक्लेचर निकालेंगे, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन को एग्जिबिट करता है, ठीक है। RS मैंने आपको वहां डिफाइन किया हुआ है, ये R कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे, इस चीज को आप देखना चाहिए। क्लोरीन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 4, RS का हमने दूसरा वीडियो बना रखा है उसमें देख लेंगे। CHO नंबर 2 होगा और CH3 नंबर 3 होगा। CHO नंबर 2 क्यों पता है ना, इस कार्बन से 8 2 16 और 1 17, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इससे 3 एटॉमिक नंबर अटैच्ड, इससे 17 अटैच्ड, तो ये हायर प्रायोरिटी, ये लोअर प्रायोरिटी। देन उसका फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल लाओ, फोर्थ यहां आ जाएगा, 3 1, हमने कहा ना 3 को मूवमेंट कराते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में आ जाएगा और एक को कांस्टेंट करते हैं, ठीक हो गया ना इतना तक, सॉरी कितना सेकंड, ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद फोर्थ को रिमूव करो, तो 3 1 और ये 2, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा। देन फिशर प्रोजेक्शन में सपोज आपने एक इंटरचेंज किया, एक इंटरचेंज मींस इसको ऐसे लिख लो, CHO है ना, ये इंटरचेंज कर लिया सपोज आपने, इंटरचेंज करेंगे तो यहां CHO आ गया, यहां Cl, यहां H और ये CH3, ये 90 डिग्री इंटर कन्वर्जन कह सकते हैं। 90 टाइप में लग रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हैं, तो आपका 90 डिग्री इंटर कन्वर्जन या 1 इंटर कन्वर्जन करते हैं, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर आप प्रायोरिटी देखेंगे तो आपका ये देखिए Cl नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन नंबर 4 हुआ, ठीक हो गया ना। CHO नंबर 2 था, अभी हमने डिफाइन किया है, ये नंबर 3, फोर्थ को नीचे लाओगे, फोर्थ नीचे आ जाएगा, थर्ड यहां चला जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा और 1 अपनी जगह बने रहेगा। देन उसका फोर्थ को रिमूव करोगे, बच्चे को ट्रायंगुलर फैशन, तो 1 2 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये आ रहा है ना।
तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया एस, ठीक हो गया ना। देन इतना क्लियर हो गया। और सपोज आपने 2 टाइम 90 डिग्री इंटर कन्वर्जन किया है, 2 टाइम 90 डिग्री मींस एक यहां पे कर लो, एक यहां पे कर लो, ठीक हो गया। Cl ऊपर, CHO यहां, CH3 इधर, H यहां, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन R का R ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, R कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। ये भी फिशर में आप याद करिएगा। फिशर प्रोजेक्शन में 90 डिग्री इंटर कन्वर्जन पर किसी भी को कर लो, इन दोनों को करो, इनको करो, इसको करो, इसको करो, एक ही जगह पे इंटर कन्वर्जन किया है तो आपका R का S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, S का R हो जाएगा। और दो जगह पे कर रखा है, 90 यहां पे कर दिया, 90 यहां पे कर लिया, 2 टाइम 90 डिग्री इंटर कन्वर्जन कर दिया, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन R का R ही रहेगा, S होगा तो S ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ फिशर के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान दीजिए। देन अगला हमारा जो प्रोजेक्शन अभी है, दैट प्रोजेक्शन इज नोन एज सोहर्स प्रोजेक्शन। कंपाउंड को डिपिक्ट करने के लिए थर्ड प्रोजेक्शन जो होता है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज सोहर्स प्रोजेक्शन। देन देखिए, सोहर्स को डिफाइन करने से पहले मैं कंपाउंड का एक वेजेंट जैसे लेके चलते हैं। सपोज यहां पे Cl है, H CHO, सपोज ये CH3 है। अब दो कार्बन सेंटर ले लिए हैं, तो एक पे ये होगा तो दूसरे पे जस्ट उसका उल्टा होगा, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल वर्टिकल, जो भी कहते हैं एक क्रॉस, एक वर्टिकल एक क्रॉस, ऐसे चलते रहेगा, जिगजैग चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे इन प्लेन बॉन्ड का फेस इधर ओपन था, तो अपोजिट साइड पहले सॉलिड वेज फिर ब्रोकन वेज। यहां इन प्लेन बॉन्ड का फेस इधर को ओपन है, तो अपोजिट साइड जाओगे, नीचे वाले बॉन्ड से जाना अपोजिट साइड है, पहले सॉलिड वेज फिर ब्रोकन वेज, सपोज Cl और H है, ठीक हो गया ना इतना तक। ये फ्लाइंग एंड वेज था, फ्लाइंग एंड वेज बनाना आता ना कि देखिए दो इन प्लेन बॉन्ड का फेस जहां पे ओपन हो रखा है उसके जस्ट नीचे वाले बॉन्ड से अपोजिट साइड जाओगे तो सॉलिड वेज फिर ब्रोकन वेज। इन दो इन प्लेन बॉन्ड का फेस यहां पे ओपन हो रखा है, तो नीचे वाले बॉन्ड से अपोजिट साइड सॉलिड वेज फिर ब्रोकन वेज, ठीक है। अब आप इसका फिशर बना दो, फिशर बन गया। हमने कहा था वर्टिकल जो इन प्लेन बॉन्ड है वर्टिकल रहेंगे, ये दो कार्बन सेंटर हो गए, नीचे कौन हो गया CH3। देखिए इन प्लेन बॉन्ड का फेस कहां को खुला है, राइट साइड को, तो Cl जाएगा राइट साइड, सॉलिड वेज जाता है जहां इन प्लेन बॉन्ड का फेस ओपन होता है, H रहेगा लेफ्ट। इन प्लेन बॉन्ड का फेस लेफ्ट को ओपन हो रखा है, तो आपका सॉलिड वेज जाएगा लेफ्ट Cl और यहां H, इतना होगा ना, ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया। अब इसी से हम क्या करेंगे, सोहर्स। सोहर्स जैसे ये और ये तो आपका सिंगल कार्बन सेंटर पे भी बन जाएगा, इतने भी बन जाएगा ना। क्या है, फ्लाइंग एंड वेज आपका एक ही कार्बन सेंटर पे भी हो सकता है, क्या है फिशर भी एक ही कार्बन सेंटर पे हो सकता है, लेकिन सोहर्स और जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होते हैं उसके लिए 2 कार्बन सेंटर होना कंपलसरी है। तो देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन में कंपाउंड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया ना, ये कार्बन सेंटर हो गया CHO, ठीक है ना, और ये ट्रायगोनल फैशन देखना बिल्कुल है Cl, देन यहां पर से ये Cl और ये H, नीचे को CH3 है, एक्चुअली ये CH3 ऊपर को होता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका कौन सा, सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग आपने क्या करा, दो कार्बन सेंटर पे ट्रायगोनल फैशन पे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो आपको यहां पे देखो, इसको यदि आप भूल जाओगे तो टेट्राहेड्रल टाइप नहीं लग रहा है, टेट्राहेड्रल ऐसे ही तो कुछ बनाते हैं हम, ऐसा नहीं बनाते है क्या, ये दिख रहा है, तो टेट्राहेड्रल टाइप लग रहा है, ठीक है। ऐसे यहां पर भी टेट्राहेड्रल टाइप लग जाएगा। देन इस सोहर्स प्रोजेक्शन से अगला जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा दैट विल बी न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए सोहर प्रोजेक्शन को ही आप ध्यान से समझेंगे तो आपको न्यूमैन को डिफाइन करना इजियर लगेगा। ये देखिए कैसे, मैं आपको जैसे बोलूं जरा उसको ध्यान से देखे रहेगा। मैंने पहले ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमरेज जब डिफाइन किया होगा तो वहां पे भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था ये, ठीक है ना। इतना तक चले, ऐसा कर लो, ये होगा ना, ये ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल जैसा होता है एग्जैक्ट वैसे बना रखा हमने 3D में। देखिए ये क्या है, ये वाला कार्बन है, ये वाला CH3, ये कार्बन इधर H और ये Cl, ठीक होगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां से ऊपर को CHO है, CHO यहां से Cl और यहां से H होगा पीछे, ठीक हो गया ना। ये ऐसा प्रोजेक्शन है, दो बॉन्ड और होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट साइड को। अब ये होगा ना, थोड़ा सा टफ है,
ये अप्रोक्स ये है पिक्चर, यदि आप देखेंगे तो दिख रहा है ना भैया, ये पिक्चर है ये, ठीक हो गया। इसी पिक्चर को ऐसे देखो तो ये, तो जस्ट आगे वाला पोर्शन दिख रहा होगा ना, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, अभी मैं बनाऊंगा उसका वैसे डायग्राम आगे, लेकिन ये आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ये साइड व्यू है, तो आपका सोहर्स प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू है। इसी डायग्राम को आप ऐसे सामने को लाए, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लाएं, इसी वाले को सामने लाएंगे, जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक हो गया। ये वाले पोर्शन को भी आप फ्रंट में ला सकते हैं, ऐसे लाओगे तो ये फ्रंट हो जाएगा, और ऐसे लाओगे तो ये फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट किसी को भी बनाए उससे कोई ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका यहीं से हमारा एक और प्रोजेक्शन जो क्रिएट हो रहा है, ये है भी न्यूमैन देखिए कैसे, इसको आप चले इसी को हम सर्कल बना लेते हैं, इसको पॉइंट बना, किसी को भी कुछ भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बोला ना। तो इसको पॉइंट बना लो, ये है CLHCHO, ठीक हो गया ना, प्लस सर्कल CLH, ये वाला कार्बन जस्ट सर्कल से इंडिकेट किया हमने, अभी बताएंगे क्यों। और ये वाला कार्बन तो आपको जैसा था वैसे दिख रहा है, ये कार्बन सेंटर है, CH और Cl, ठीक हो गया। तो अब आपने जैसे जो प्रोजेक्शन बनाया था ना, चले इनको मैं कंबाइन करके भी बना दूं, तो ये बनेगा पिक्चर, इस टाइप का पिक्चर बनेगा, CLHCHO, ये इसी के जस्ट बगल में दिखा दिया मैंने, CH और ये Cl, ठीक हो गया। तो देखिए यहां से यदि आप डायग्राम को डिपिक्ट करते हैं, रियल डायग्राम जो आपको दिखेगा वो 3 डायमेंशनल आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा ये है ना। देखिए ये है, ये बिल्कुल ट्राइगोनल फैशन पे आप इसको दें या रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पिक्चर बनेगा ना। ये जो आपका ये वाला डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है इतना, बट आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी है, ऊपर वाला दिख रहा था ना, ऐसा था, तो इसी पिक्चर को आप क्या करेंगे, ये ऐसा था, इस पिक्चर को आप ऐसे देखिए सामने से, देखे तो सामने वाला तो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन मैं ऐसे लाया हूं सामने है, तो ये वाला हमारा फ्रंट हो गया, ठीक हो गया, ये फ्रंट हो गया। तो इसका CHO इधर Cl, इस साइड को H, ये हो गया। बीच का बॉन्ड तो दिखेगा नहीं भी, साइड में तो आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे लाओगे तो बिल्कुल वर्टिकल है, पीछे को है ना, तो नहीं दिखेगा आपको, और पीछे वाला कार्बन भी नहीं दिख पाएगा क्योंकि जस्ट इसके पीछे है, तो इससे ढक गया। तो पीछे वाले कार्बन को इंडिकेट करने के लिए सर्कल लगाया जाता है आपका, सर्कल का मतलब बैक साइड कार्बन, ये है, ठीक है। मैं पिक्चर को ऐसे लाया हूं, तब है ये पॉइंट है और ये सर्कल है। और बाई चांस मैं पिक्चर को ऐसे ला, ये सोर्स में ऐसे लाता तो फिर ये पॉइंट होता है, ये सर्कल होता है आपका, ठीक है। तो इसलिए आपने ये जरूर दिमाग में रखना है कि आपका है ये जो सर्कल का इंडिकेशन है, इसका मतलब ये क्या है, ये ऐसा आप सामने ला रहे हैं तो ये बैक साइड कार्बन बन रहा है, तो बैक साइड कार्बन नहीं दिखेगा, इसलिए उसको इंडिकेट करने के लिए सर्कल है। उसकी बॉन्ड की लोकेशन जरूर हम इंडिकेट कर लेते हैं, लेकिन उसको भी अंदर तक नहीं लाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे वाले कार्बन के बॉन्ड के जस्ट पीछे है ना ये बॉन्ड, इस बॉन्ड से पीछे वाला बॉन्ड ढक गया होगा बिल्कुल, ये क्या है, एक के पीछे एक है तो बॉन्ड नहीं दिखेगा, जस्ट उसका ग्रुप इंडिकेट कर दिया कि किस लोकेशन पे था, जस्ट मैंने वहां पे इंडिकेट किया। तो एक CH इस लोकेशन पे, Cl इस लोकेशन पे, H इस लोकेशन पे। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखा आपने, अब जो पिक्चर है वो तो ऐसे है ना, तो इसको इसके ऊपर रखा, बीच में बॉन्ड होगा, ये देखा CHO H Cl, बीच का बॉन्ड होगा,
पीछे वाला कार्बन का मतलब सर्कल, उसकी बॉन्ड की लोकेशंस आपने इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका कौन सा, न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक हो गया भैया। इसको हम सर्कल कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं, ठीक है। पॉइंट और सर्कल कंबाइन करेगा, सर्कल क्या इंडिकेट करेगा, बैक साइड कार्बन, पॉइंट इंडिकेट करेगा फ्रंट साइड कार्बन, देन उनके कॉम्बिनेशन से बनेगा न्यूमैन। ये तो हो गया आपके 4 टाइप के प्रोजेक्शन, वेज एंड डैश या फ्लाइंग एंड वेज, फिशर, सॉहॉर्स, पॉइंट, सर्कल को कंबाइन करके न्यूमैन बना। और सीक्वेंस भी यही होता है, हमेशा इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोजेक्शन का आपका क्या है, फ्रेमवर्क आपको क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं न्यूमैन के बारे में और डिटेल में आता हूं। न्यूमैन भी आपका 3 डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द डायड्रल एंगल, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है ना, डायड्रल एंगल के बेसिस पे न्यूमैन प्रोजेक्शन 3 डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, एक होता है एक्लिप्स्ड न्यूमैन, ठीक हो गया, और दूसरा होता है स्टैगर्ड न्यूमैन, ठीक है ना, और एक होता है स्क्यू न्यूमैन, ठीक है। जहां पे डाइड्रल एंगल वैल्यू होता है आपका कितना, 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज एक्लिप्स। अभी बता रहे डाइड्रल एंगल क्या है, जहां पे 60 होता है दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैगर्ड, जहां बिटवीन 0 डिग्री एंड 60 डिग्री होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्क्यू न्यूमैन आइसोमर, ठीक है। अब डाइड्रल एंगल क्या होता है, जरा इसको देखो, ये है ना, जैसे एक कार्बन के 3 बॉन्ड थे, ये बीच का बॉन्ड था, ये आपने अभी न्यूमैन में दिखाया मैंने आपको, देन उसके पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड है, ये हो गया ना, अब 3 होंगे, 2 और होंगे, ये है। तो देखिए जस्ट आगे वाले कार्बन के बॉन्ड के जस्ट पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड बिल्कुल जस्ट इसके पीछे था, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड, देन उसके पीछे वाले बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है, उनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज डाइड्रल एंगल। अब ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, तो कितना होगा डाइड्रल, 0 होगा। अब धीरे धीरे जो हम कन्फर्मेशनल आइसोलेशन में करते हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ना बीच में ये, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इजीली रोटेशन हो जाता है, तो एक पीछे वाला रोटेट करेगा ना ऐसे, तो इसका डाइड्रल एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ से आपको डिफाइन करने के लिए आगे ला रहा हूँ उसको, तो ये धीरे धीरे एंगल क्या होगा, यहाँ से बढ़ेगा नहीं, पहले बिल्कुल इसके पीछे ये था, अब धीरे धीरे डाइड्रल एंगल बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो कितना तक बढ़ेगा, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 में आएगा तो मैक्सिमम हो गया। क्यों, क्योंकि ये 120 है, ट्राइगोनल पैसन है, तो 120 है तो 60 मैक्सिमम हो गया। 5 डिग्री 1 डिग्री भी नीचे आएगा तो क्या होगा, यहां से 61 हो गया, नीचे से 59 हो गया, तो जहां से नियरर होता है वहां से डाइड्रल कंसिडर होता है। तो डाइड्रल कभी भी मैक्सिमम मिनिमम 0, एक्लिप्स कन्फर्मर पहला वाला, ठीक है, बढ़ेगा 60 पे आ गया तो स्टैगर्ड हो गया, फिर 60 से फर्दर नीचे को जाएगा तो अब डाइड्रल घटना शुरू हो जाएगा, 59, 50, 40, 30 जो भी होगा 0 पे आ जाएगा, फिर 0 से फिर बढ़ेगा 60 तक, फिर 0 तक, ठीक है। तो बिटवीन 0 एंड 60 जैसे 10 डिग्री रोटेट हुआ है तो उसमें जो कन्फर्मर बना होगा, ये जो आपका न्यूमैन बना होगा दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू न्यूमैन कन्फर्मर, ठीक है। तो आपको ये तीनों आपको डिफाइन होने चाहिए भैया। एक्लिप्स का मैं पिक्चर बनाऊं तो ऐसा होगा, जस्ट इसके पीछे है ना, अब इसको मैं जस्ट एडजेसेंट पे दिखा रहा हूं, एक्चुअली उसके पीछे दिखाऊंगा तो फिर दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ डाइड्रल 0 हो गया, यहाँ ये है, पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड इस फैशन पे होते हैं। अब क्या कब होते हैं, जब हमने पहले तो यही स्ट्रक्चर बन रहा था ना, तो वहां से हम बनाए थे, फिर उसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो जाता है इजीली, तो आपका रोटेशन होगा तो पीछे वाला कार्बन रोटेट करेगा, एक फिक्स रहेगा, एक रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो रोटेट करेगा 60, ये भी 60, ये भी 60 पे आ जाएगा, क्योंकि पहले ये यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, ये 60 गया तो ये भी तो रोटेट, पूरा कार्बन रोटेट करा तो उसके सारे बॉन्ड भी तो रोटेट करेंगे ना पीछे वाले के, तो ये होगा जहां डाइड्रल कितना हो गया 60 डिग्री, यहां डाइड्रल बिटवीन 0 एंड 60, ना तो 60 है ना ही बिल्कुल 0 है, दैट विल बी कॉल्ड एज स्क्यू न्यूमैन कन्फर्मर, ठीक है, या न्यूमैन, ठीक है ना। और तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ये भी आपका जब तक आप आगे को केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन कन्फर्मर्स को हम बार बार यूज करते रहते हैं, या सॉरी प्रोजेक्शंस को हम बार बार यूज करते रहते हैं, तो इनको आप सीखें, बनाना सीखें थोड़ा सा, ठीक है, लिख करके डायग्राम बनाना सीखें, तब जाकर के आगे को स्टीरियो कंफर्टेबल होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।